ये उस जमाने की बात है जब इंसान और जानवर एक दूसरे की भाषा समझते थे। एक भंगी था जो रोज शाम को भांग घूट घूट कर पीता था और कुछ बचाकर मटके के कुंडे में रख देता था, जिसे वो रात को थोड़ा थोड़ा करके पीता था। अचानक उसके घर में एक गीदड़ आने लगा, जो रात को आकर सारी भांग पी जाता था। भंगी बहुत हैरान हुआ कि भांग कहां गायब हो रही है। आखिर एक रात भंगी ने गीदड़ को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने सोचा कि अब उसे काबू करने का जाल बिछाना चाहिए। एक दिन भंगी ने फंदा तैयार किया और उसे मटके के ऊपर लटका दिया। खुद एक तरफ छिपकर बैठ गया। गीदड़ तो वैसे ही आदी हो चुका था, आते ही कुंडे में मुंह डाल दिया। भंगी पहले से तैयार बैठा था। फौरन रस्सी खींची और गीदड़ फंदे में फंस गया। गीदड़ ने जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर और उलझ गया। फिर भंगी भी आ पहुंचा। उसको भी कई दिनों से इंतजार था। उसने गीदड़ की गर्दन में रस्सी डालकर उसे खूंटी से बांध दिया। फिर लाठी लेकर मारना शुरू किया। इतना मारा कि गीदड़ का सिर बिल्कुल आलू की तरह नरम हो गया। उसके बाद रोजाना भंगी की यह आदत हो गई कि रात को सूखी डंडी पानी के घड़े में भिगो देता और सुबह सवेरे वही भीगी हुई डंडी उठाकर गीदड़ की खूब पिटाई करता। फिर उसे कुछ खाने पीने को भी दे देता था। गीदड़ भी मार खाते खाते बिल्कुल कमजोर पड़ गया। उसने मन में सोचा, अब कोई तरकीब करनी चाहिए ताकि जान बच जाए, वरना मार खाते खाते उम्र यूं ही गुजर जाएगी। सोच विचार के बाद आखिरकार एक तरकीब उसके दिमाग में आई। जब रात हुई तो उसने ऊंची ऊंची आवाजें लगानी शुरू की। आसपास के गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो जवाब दिया, लेकिन चूंकि आवाज घर के अंदर से आ रही थी, इसलिए कोई गीदड़ पास ना आया। आखिरकार एक रात सब गीदड़ों ने सलाह की और अपने सरदार को भेजा कि जाकर हाल मालूम करे और वापस आकर बताए। एक दिन गीदड़ों का सरदार आया और उस गीदड़ से मिला। थोड़ा हालचाल पूछा और बोला, मियाँ गीदड़, ये बताओ यहां कैसे आप फंसे हो? गीदड़ ने पहले तो सरदार की खूब आवभगत की और खुशामद की। फिर जवाब दिया, हुजूर, मालिक का बड़ा करम है। जंगल में तो बड़ी तकलीफ से जिंदगी गुजर रही थी। कभी खाने को मिलता, कभी नहीं। इस घर का मालिक बहुत शरीफ और रहमदिल आदमी है। उसने मुझे यहां रहने का ठिकाना दिया है और मुझ पर बड़ा मेहरबान है। रोज सुबह सवेरे रोटी की खिचड़ी का पाट मेरे सामने रख देता है। मैं मजे से खाता हूं और सारा दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और ठंडी छांव में आराम से पड़ा रहता हूं। कभी कभी तो यह भी दिल में ख्याल आता है कि ऐसा मजे का खाना आप जैसे बुजुर्गों को नसीब होना चाहिए। मैं तो अभी जवान हूं, मेहनत मशक्कत करके पेट पाल सकता हूं। गीदड़ों के सरदार ने ये बातें सुनी तो उसके मुंह में भी पानी भर आया और बोला, वाह भाई, सच कहते हो। हमारे जैसे बूढ़े बुजुर्गों के लिए अब जंगल में गुजारा वाकई बड़ा मुश्किल है। अगर तुम मेहरबानी करो तो मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम कहो तो मैं तुम्हारी जगह ले लूं और अपने आखिरी दिन यहीं गुजार दूं। चालाक गीदड़ों ने सोचा, बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मौके को गनीमत समझकर बोला, वाह, अगर सचमुच तुम्हारी यही मर्जी है तो आ जाओ, मजे करो। अब यूं करो, मेरी गर्दन से रस्सी खोलो और अपनी गर्दन में डाल लो। फिर इस खूंटी के पास बैठ जाना। सुबह मालिक आएगा, खिचड़ी से भरा हुआ पाट तुम्हारे सामने रख देगा। मजे से खाना और खुश होकर मुझे दुआएं देना। बूढ़े गीदड़ ने वैसा ही किया। उसने अपनी जान छुड़ाई और वहां से भाग निकला। सुबह हमेशा की तरह भंगी भीगी हुई चमड़े की लाठियों का पाट भरकर लाया और गीदड़ के सामने रख दिया। गीदड़ ने जब वो पाट आते देखा तो खुशी से उछलने लगा कि आज फिर खिचड़ी मजे से खाऊंगा। भंगी आते ही तुरंत पाट से भीगी हुई चमड़े की लाठी निकालकर खड़ा हो गया और हमेशा की तरह गीदड़ की खाल उतारने लगा। लेकिन ये नया गीदड़ था, उसकी तो सही धुलाई की। कभी इधर कूदा, कभी उधर, कभी हाथ से बचने की कोशिश की। आखिरकार भंगी ने उसे अच्छी तरह पकड़कर सारा पाट उस पर खाली कर दिया और खूब रगड़ डाला। गीदड़ बेचारा खुशी की जगह चिल्लाता हुआ जमीन पर लेट गया और दिल ही दिल में कहने लगा, ओहो, ये तो खिचड़ी का पाट नहीं बल्कि पिटाई का सामान था। मार खा खा कर गीदड़ लेट गया। उस दिन तो उसकी आधी जान निकल गई थी। न कुछ खाया न पिया। दिल में सोचने लगा कि दूसरे गीदड़ ने मुझसे अच्छी चालाकी की है। फिर विचार करने लगा कि अब कैसे जान छुड़ाई जाए। दूसरे दिन सुबह जब भंगी आया तो उसने आवाज दी, भाई, मैं वो गीदड़ नहीं हूं बल्कि गीदड़ों का सरदार आला हूं।
और बादशाह का यार हूं। यहां तो फरेब से आकर फंस गया हूं। अब मुझे मारने से तुम्हें क्या हासिल होगा? मेहरबानी करके मुझे आजाद कर दो। उम्मीद है कि इसके बदले मैं तुम्हारा मनचाहा काम कर दूंगा। भंगी को भी यह बात दिल को लगी। उसने विश्वास किया और गीदड़ को छोड़ दिया। गीदड़ भी छूटते ही सामने खड़ा होकर बोला, मांगो, जो मांगना चाहते हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। भंगी ने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं इस मुल्क के बादशाह की बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूं। गीदड़ बोला, बस बात इतनी सी है? अब बैठकर मजा देखो कि मैं तुम्हें शहजादी का रिश्ता कैसे दिलवा कर देता हूं। यह कहकर गीदड़ों का सरदार दरबार की तरफ रवाना हुआ। गीदड़ बादशाह के दरबार में पहुंचा और छलांग लगाकर जाकर बादशाह के साथ तख्त पर बैठ गया। बादशाह ने कहा, यार गीदड़, बताओ किस लिए आए हो? गीदड़ ने जवाब दिया, किबला, एक बादशाह है जो आपकी बड़ी बेटी से शादी के लिए रिश्ता मांग रहा है। अगर आप खुशी से रिश्ता दे दें तो बहुत अच्छा है, वरना वो आपसे जंग करने के लिए भी तैयार है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अब जो आपकी मर्जी। यह सुनकर पहले तो बादशाह सख्त गुस्से में आया, लेकिन फिर गीदड़ से कहा, यार, इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा। फिर हुक्म दिया कि उसे शाही मेहमान खाने में ठहराया जाए। गीदड़ रात को शाही मेहमान की हैसियत से रहा और खूब मजे किए। उसकी खूब आवभगत हुई। अगली सुबह बादशाह ने उसे बुलाकर रिश्ता दे दिया। गीदड़ अपनी पहली कामयाबी देखकर बहुत खुश हुआ और नतीजा सुनकर वापस आया भंगी के पास। उससे कहा, भाई, अब फौरन शादी की तैयारी करो, लेकिन पहले बताओ कि घर में कुछ है भी या नहीं। भंगी ने कहा, यार, मेरे पास तो सिर्फ 2 बैल और एक लंगड़ा गधा है। गीदड़ ने कहा, ठीक है, ऐसा करो। एक दिन बादशाह ने हुक्म दिया कि आया हुआ बादशाह शहजादी के महल में भेजा जाए, ताकि दोनों एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हों और उसके बाद शादी की जाए। गीदड़ ने उसे हर तरह समझाया, यार, अब कोई अपनी मर्जी या नासमझी न करना, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शाम के बाद जब शहजादी के 7 मंजिला महल का दरवाजा दिखाकर खादिमाएं वापस लौट गईं, तो वो अंदर गया। वहां अजीब अजीब पर्दे और नक्शो निगार देखकर उसके होश उड़ गए। दिल ही दिल में कहने लगा, मैं तो एक गरीब भंग पीने वाला हूं, ये इतना बड़ा मामला मैं कैसे संभालूंगा। यूं सोचते सोचते सारी रात वो उन बालाखानों और कमरों में परिंदे की तरफ फिरता रहा, यहां तक कि सुबह हो गई और वो वापस अपनी कयामगाह आ गया। दूसरी रात भी यही हुआ। जब गीदड़ ने हकीकत पूछी तो भंगी ने सारी बात बता दी। गीदड़ ने कहा, अगर ऐसा है तो यार, फिर मेरी राय पर अमल करना। भंगी ने हिम्मत करके तीसरी रात शहजादी के महल का कस्त किया। नौकरों ने फिर उसे 7वीं मंजिल के दर पर छोड़ दिया। इस बार उसने अपनी आंखों पर रुमाल बांध लिया और ठोकर खाता लड़खड़ाता हुआ 7वीं मंजिल तक जा पहुंचा। वहां शहजादी के पास जाकर वो लिपट गया और पलंग पर लिटाकर उसे इधर उधर झंझोड़ने लगा। शहजादी बेचारी डर गई। बमुश्किल सुबह तक उसने जान छुड़ाई। यह सुबह भंगी हंसता हंसता गीदड़ के पास आकर पूरा हाल सुनाने लगा। दूसरी तरफ राजकुमारी ने भी सारी हकीकत अपने पिता को बता दी और कहा, यह तो कोई जंगली है, आखिर आपने हमें इसे ही सौंप दिया। बादशाह यह सुनकर परेशान हो गया और वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कहा, केबला अलिया, अब ऐसा कीजिए, उसे समुद्री घोड़े पर बैठाकर लाने को कहो। अगर वो सचमुच बादशाह है तो उसे जरूर मालूम होगा कि वो कहां से और कैसे आता है, वरना वही घोड़ा उसका अंत कर देगा। इस तरह हम भी बेइज्जती से बच जाएंगे और मामला भी सुलझ जाएगा। सुबह होते ही बादशाह ने गीदड़ को बुलाकर कहा, हमें एक समुद्री घोड़े की जरूरत है, इसलिए अपने बादशाह से कहो कि वो उसे हमारे लिए ले आए। ये बैल और गधा बेचकर एक अच्छा सा लिबास तैयार करवा लो, बाकी सारा इंतजाम मुझ पर छोड़ दो, मैं बारात का बंदोबस्त करूंगा। भंगी ने अपने मवेशी बेचकर एक अच्छा लिबास तैयार कर लिया और मुकर्रर तारीख पर गीदड़ और भंगी शादी के लिए रवाना हुए। चलते चलते वो दरिया पर पहुंचे। वहां से बादशाही शहर कुछ ही फासले पर था। गीदड़ ने भंगी से कहा,
तुम अब यहां दरिया के किनारे बैठो, मैं बादशाह के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए सवारी भेजता हूं, लेकिन याद रखना हाथी के अलावा किसी और सवारी पर मत बैठना। ये कहकर गीदड़ दरिया पार करके दूसरी तरफ गया और झाड़ियों में लोटपोट कर अपनी हालत खराब करके सीधा शाही दरबार में पहुंचा। बादशाह और वजीर गीदड़ की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गए और उससे पूछा, गीदड़ तुम्हें क्या हो गया? गीदड़ ने जवाब दिया, किबला पूछिए मत, आपके होने वाले दामाद और हमारे बादशाह की उम्र तो बड़ी थी, इसी वजह से वो बच गए, वरना न जाने आज हम सब कहां होते। ये सुनकर बादशाह और भी ज्यादा हैरान हुआ और गीदड़ से पूछने लगा। इस पर गीदड़ ने कहा, जिंदा रहें किबला, जैसे ही हम बारात के बेड़े भरकर इधर आ रहे थे तो अचानक तूफान आ गया और हमारे सारे बेड़े उलट गए, सिर्फ मैं और बादशाह सलामत बच गए, बाकी तो एक तिनका भी न बच सका, इसीलिए ये हालत हुई है। अब मेहरबानी करके बादशाह सलामत के लिए कोई सवारी भेज दीजिए। वो दरिया के किनारे कहा, अच्छा फौरन मंगवा कर दिखाओ। गीदड़ ने जवाब दिया, हाजिर किबला, मगर यह बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है। यह कहकर गीदड़ फौरन भागा और सारी हकीकत अपने दोस्त भंगी को बताई। फिर कहा, देखो घबराना नहीं, बस तुम मेरे साथ चलना, वहां जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाना और बैठे रहना, बाकी काम मैं खुद करूंगा। जब तुम देखो कि घोड़ा बहुत दौड़ दौड़ कर थक गया है और हांफने लगा है तो फौरन पेड़ से कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो जाना। ये तय करके सुबह सवेरे दोनों समंदर की तरफ रवाना हुए और जाकर किनारे पर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद दूर से एक घोड़ा नजर आया। धीरे धीरे दोनों घोड़े के करीब पहुंचे। भंगी फौरन एक पेड़ पर चढ़ गया और गीदड़ घोड़े को दौड़ाने लगा। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई। घोड़ा बार बार उछलता कूदता और भागता रहा, यहां तक कि आखिरकार थक कर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद संभल कर वो उस पेड़ के नीचे जा रुका जहां भंगी बैठा था। गीदड़ ने इशारा किया, अब वक्त आ गया है। भंगी फौरन पेड़ से कूदकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा फिर से उछलकर भागने लगा, मगर भंगी मजबूती से उसकी गर्दन को पकड़कर बैठ गया। घोड़ा जितना जोर लगाता, भंगी पेड़ की जड़ की तरह चिपका रहता। आखिरकार घोड़ा पूरी तरह काबू में आ गया। भंगी घोड़े की पीठ पर बैठा था और वो अब धीरे धीरे चलने लगा। गीदड़ घोड़े को रास्ता दिखाता हुआ उसे सीधा बादशाह के दरबार में ले आया। बादशाह और वजीर दोनों उसके इंतजार में खड़े थे। जैसे ही उनकी नजर घोड़े और भंगी पर पड़ी तो हैरान रह गए। बादशाह ने कहा, वाह, ये तो बहुत बहादुर और जांबाज व्यक्ति है। वजीर ने भी बादशाह को यकीन दिलाया, जी हां किबला, ये बेशक राजकुमार और वीर है, इसके जैसा जवान से रिश्ता करना हर तरह से ठीक है। बादशाह भी संतुष्ट हो गया और फौरन हाँ कर दी। फिर शानदार तैयारियों के साथ भंगी की शादी अपनी बड़ी बेटी से कर दी। शानदार दहेज और तोहफे देकर उसे एक आलीशान महल में बसाया गया, जहां वे दोनों ऐशो आराम और मौज मस्ती में रहने लगे। कुछ दिन बाद गीदड़ ने उनसे विदा ली और वापस जंगल की ओर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असली ताकत अक्ल और सब्र की होती है और कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती।